सास लाई बहू की सौतन, लड़की दुकानदार। माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। कविता, अच्छा फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे, वैसे कितने पैसे हुए? लड़की, माँ जी मात्र 350 रुपये, ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। कविता, अच्छा रुको मैं देती हूँ। कविता मन में, अरे मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपये हैं, अब क्या करूँ? कविता, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान पे आती है। लड़की, एक सेकेंड, ये लो 50 रुपये। कविता, पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रहे हो। लड़की, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम रूपा है, टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 50 रुपये की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। कविता, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूँ, तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। रूपा, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फ़ोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाऊँगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। कविता, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। कविता पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटे और बहू सुमन के साथ रहती है। कविता की बहू सुमन एक गरीब घर से आई है, इसलिए कविता अपनी बहू सुमन को पसंद नहीं करती। वह अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वह एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। सुमन ने तलाक देने से मना कर दिया, वह बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है, इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, उसे तो बस अपनी पति के घर में रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे, उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी। इसी मजबूरी में वो अपने दिन कट रही थी। कविता, सुमन, सुमन मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से गर्म गर्म पनीर और आलू के पकोड़े तैयार कर। सुमन, माँ जी कौन आने वाला है, फ़ोन तो किसी का नहीं आया है। कविता, है कोई, तुम्हें क्या मतलब, तुझे जितना कहा उतना कर। कविता, मोहन बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मोहन, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। कविता, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से, अगर तूने दूसरे शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं। अभी कविता बात कर ही रही थी कि तभी रूपा आ जाती है। रूपा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? कविता, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? रूपा, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? कविता, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। कविता, मोहन बेटा ये रूपा है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। कविता रूपा के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है, ऐसे ही अक्सर कविता रूपा को घर बुला लिया करती थी या फिर मोहन के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। मोहन मजबूर था,
अगर वह इन सब के लिए मना करता तो कविता अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन सुमन, सुनो मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप रूपा से शादी के लिए हाँ कर दो। माँ जी अपने आप ही रूपा से बात कर लेंगी। रूपा फिर शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। रूपा, आंटी जी मैं जानती हूँ आप सुमन के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। कविता, पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। मोहन और रूपा की शादी हो जाती है और कविता अपनी बहू सुमन के लिए सौतन ले आती है। जैसा कविता ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रूपा ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रूपा, अरे यह घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? सुमन, नहीं रूपा, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। रूपा, तो माँ जी अब तक क्या कर रही है? मेरी सहेलियाँ किट्टी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। सुमन, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। रूपा, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। रूपा, माँ जी, ओ माँ जी। कविता, क्या हुआ रूपा बहू, तुमने मुझे आवाज़ लगाई? इस सुमन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? रूपा, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए, मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहेंगी तो घर के काम कैसे होंगे? कविता, कैसी बातें कर रही हो रूपा बहू? जब से सुमन बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। रूपा, तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए, ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। कविता सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। सुमन जैसी बहू के होते हुए उसने रूपा जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वह इस उम्र में घर के काम कर रही थी। रूपा की सहेली, क्या बात है रूपा, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के ऊपर डाल गिरा दी। रूपा, क्या रुक, मैं अभी इन्हें सीधी करती हूँ। रूपा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। मोहन कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही रूपा ने कविता और सुमन को बहुत परेशान किया। कविता भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी, तभी सुमन चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। सुमन, माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। कविता, सुमन बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? सुमन, माँ जी मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी तो लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। कविता, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। कविता, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। कविता, सुमन बहू तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने ही की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं रूपा को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। रूपा कविता की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। रूपा, क्या कहा, मुझे घर से निकाल दोगी?
मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। यह घर मेरा है। अब से यहाँ मैं और मोहन रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि मोहन आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी मोहन आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस, मिस्टर मोहन आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। मोहन, माँ इस लड़की का नाम रूपा नहीं दिया है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। यह एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेली आई थी ना, वह भी चोर है। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। यह पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों कहेगी। माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे और रूपा की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारे इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। कविता, मुझे माफ़ कर दे मोहन बेटा। कविता, सुमन बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की ज़िंदगी खराब करनी चाहिए। कविता, इंस्पेक्टर साहब, ये रूपा बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरी सुमन बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी सुमन बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जा, सजा भुगतेगी ना, तब मेरी कलेजों को ठंडक पड़ेगी। कविता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ रूपा और उसके साथियों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।